Hello everyone, welcome to the video lecture series of Analog and Digital Communication। आज हम डिस्कस करेंगे डिमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम। ठीक है, तो डिमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम कैन बी डन बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड्स। यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं, हम देखेंगे। पहला है आपका स्लोप डिटेक्टर, सेकंड वन इज़ बैलेंस्ड स्लोप डिटेक्टर, थर्ड वन इज़ ये आप देखेंगे कि ये जो दोनों हैं आपके, इन दोनों को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड्स। ठीक है, जो स्लोप डिटेक्टर है और बैलेंस स्लोप डिटेक्टर जो है आपका, वो फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड्स कहलाते हैं। थर्ड जो है आपका रेशियो डिटेक्टर, फोर्थ है आपका फॉस्टर स्लीप डिटेक्टर, एंड लास्ट है आपका फेज लॉक्ड लूप, जिसे हम शॉर्ट में PLL भी कहते हैं। और ये जो तीनों आपके हैं वो कहलाते हैं फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड। ओके, स्लोप डिटेक्टर, बैलेंस स्लोप डिटेक्टर आपके फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड्स होते हैं, एंड रेशियो डिटेक्टर, फॉस्टर स्लीप डिटेक्टर एंड फेज लॉक्ड लूप, PLL जिसको कहते हैं, वो आपके तीनों आते हैं फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड्स में। और हम आज जो पढ़ेंगे आपका फेज लॉक्ड लूप ही पढ़ेंगे, PLL, क्योंकि यही यूज़ होता है। और क्यों यूज़ होता है प्रैक्टिकली वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि जनरली फॉर FM डिमॉड्यूलेशन PLL मेथड इज़ यूज्ड because except PLL other demodulators needs transformer for their construction। ठीक है, तो क्यों हम यूज़ करते हैं PLL को? क्योंकि जितने भी अपने चार और मेथड्स आप देख रहे हैं, उनके कंस्ट्रक्शन के लिए ट्रांसफार्मर की नीड पड़ती है, जो कि सिस्टम को बल्कि बनाता है और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई वी यूज़ फेज लॉक लूप्ड जनरली फॉर द FM डिमॉड्यूलेशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फेज लॉक लूप। तो व्हाट इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फेज लॉक लूप? उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आप बार बार आपने देखा है सिंक्रोनस डिटेक्टर, सो ये भी सिमिलर टू द सिंक्रोनस डिटेक्टर होगा, जिसमें आपका एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा जो कि इनपुट होगा, मैसेज फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मल्टीप्लायर के लिए इनपुट होगा, लो पास फिल्टर से पास करेगा। लेकिन जो सिंक्रोनस डिटेक्टर में हम लोकल ऑसिलेटर लगाते थे, यहाँ पे आपको फीडबैक के फॉर्म में VCO लगा हुआ है। ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। और क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इसका रीज़न यह है, नीचे लिखा हुआ है, सिंस फ्रीक्वेंसी ऑफ FM सिग्नल विल बी वेरीड विथ रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। ओके, टू मेंटेन फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन लोकल ऑसिलेटर ऑफ सिंक्रोनस डिटेक्टर इज रिप्लेस्ड बाय द VCO। क्यों? इसका रीज़न क्या है? देखिए ध्यान से समझिए। जब हम मॉड्यूलेशन करते हैं कैरियर का, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये निकल के आता है कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी है, वो मैसेज के वोल्टेज वेरिएशन के हिसाब से वेरी करेगा। ठीक है, आपके एनालॉग कम्युनिकेशन में जो आपके AM थे, उसमें आपके मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं कर रही थी, एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा था। लेकिन क्योंकि वहाँ पे आपका जो कैरियर यूज़ करते थे लोकल ऑसिलेटर में, वहाँ पे कैरियर का एम्पलीट्यूड फिक्स था, AC। ठीक है, वो वेरी कर रहा था मैसेज के वेरिएशन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जो कैरियर है उसका जो फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड नहीं, फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी कर रहा है मैसेज के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग। और अगर हम यहाँ पे लोकल ऑसिलेटर यूज़ करते हैं एज अ कैरियर AC cos 2π FCT, तो आपको पता है कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो मैसेज के वोल्टेज के हिसाब से तो चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कैरियर हम यूज़ करेंगे लोकल ऑसिलेटर में, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन तो होगा ही नहीं कभी। समझ रहे हैं बात को? फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन तो किसी हालत में नहीं होगा। तो केस 1 जो हमारा है वो तो कभी फॉलो ही नहीं होगा कि फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन होगा और फेज सिंक्रोनाइजेशन होगा। ठीक है, इस वजह से लोकल ऑसिलेटर हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वेरी करती है। और लोकल ऑसिलेटर में अगर हम AC cos 2π FCT यूज़ करते हैं तो FC जो है वो फिक्स हो जाता है। तो हमारी मॉड्यूलेटेड सिग्नल और लोकल ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी सिंक्रोनाइज्ड होंगे ही नहीं। तो इसीलिए VCO लगाते हैं, क्योंकि VCO का जो आउटपुट अभी हमने देखा था, VCO लास्ट लेक्चर में, VCO का जो आउटपुट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करती है मैसेज के फ्रीक्वेंसी वोल्टेज के हिसाब से। दैट्स वाई वी आर यूजिंग VCO इंस्टेड ऑफ लोकल ऑसिलेटर। क्लियर है ये बात कि VCO क्यों यूज़ कर रहे हैं? ठीक है, नाउ द इनपुट टू द VCO इज एम्प्टी विच इज़ टेकन एज फीडबैक फ्रॉम द आउटपुट। ये दिख रहा है आपको। और ये फीडबैक किस
कैसा होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, हम आगे देखेंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ VCO आउटपुट विल बी वेरीड विथ रिस्पेक्ट टू द MT, सो फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन विल बी मेंटेन्ड विद द FM सिग्नल। क्लियर है, जो भी मैंने बताया था वही बात है यहाँ पे, कि अगर हमारे VCO का जो आउटपुट है उसकी फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है मैसेज के हिसाब से, तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है और जो VCO के आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कहीं ना कहीं जाके हम उसको मैच करा सकते हैं, क्योंकि जब वेरी करेगा तो मैच भी करा सकते हैं, जब वेरी ही नहीं करेगा तो मैच कहाँ से कराएंगे। क्लियर है, ओके। अब देखते हैं, जो हम किसी इंस्टेंट पे हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा FM सिग्नल जो है इनपुट पे है, उसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हो सकता है। आपको पता है ये सिंगल टोन का एक्सप्रेशन है, AC cos 2 पाई F1t, F1 ध्यान देंगे, F1t प्लस 2 पाई KF इंटीग्रेशन MT dt। ये हमारा F1 किसी इंस्टेंट पे होगा, जो हमारे लूप चल रहा है उसमें किसी स्टैंड पे हम मान के चल रहे हैं कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो F1 हो रही है, ठीक है। अब जो VCO का आउटपुट है वो किसी इंस्टेंट पे हम ये मान के चल रहे हैं कि AV साइन 2 पाई F2t, अभी फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन हुआ नहीं है, इसलिए F2t प्लस 2 पाई KV इंटीग्रेशन ऑफ MT dt। KF क्या हो गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए, KV क्या हो गया VCO आउटपुट के लिए। अब आप ये में एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे कि वहाँ पे लिखा हुआ है कॉस और यहाँ पे है साइन। कहाँ पे, मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो आपका है FM का वहाँ पे कॉस है और जो VCO का आउटपुट है साइन है, तो इसके लिए ठीक है। अभी यहाँ देख लेते हैं ये कि ये क्या कहता है, ये मान लेके, हाँ ठीक है, क्यों ये हम दिखा रहे हैं, क्योंकि F1 और F2 तो हमने दिखा लिया कि फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन करना है, फेज़ भी सिंक्रोनाइजेशन करनी होगी, ठीक है। तो फेज़ हम यहाँ पे उस इंस्टेंट पे हम मान के चल रहे हैं कि φ1t जो है वो 2 पाई KF इंटीग्रेशन MT dt है, ऑब्वियसली 2 पाई F1t प्लस फाई, तो φ1t आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल का हो गया फेज़ और φ2t आपका हो गया VCO के आउटपुट का जो फेज़ है, φ1t एंड φ2t। तो हमारे पास दो टास्क हमेशा रहते हैं, पहला कि फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन और दूसरा फेज सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। एक चीज़ आगे निकल के आ रही है कि VCO का जो आउटपुट है वो कैरियर, जो ट्रांसमीटर कैरियर था हमारा, उससे 90 डिग्री फेज शिफ्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसका पर्पज़ हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो इसलिए वहाँ यहाँ पे कॉस है और यहाँ पे साइन है, ठीक है। बाकी F1 F2 दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो अभी सिंक्रोनाइज नहीं है, और φ1t φ2t दो डिफरेंट फेज जो कोई अभी सिंक्रोनाइज नहीं है, दोनों को सिंक्रोनाइज करना है, ठीक है। और एक बात आपको पता होगी कि फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन बहुत ही इजी टास्क है। मैं बार बार कहता हूँ कि फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन बहुत जल्दी हो जाता है, बट फेज़ का सिंक्रोनाइजेशन करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए सिंक्रोनस डिटेक्टर एक कॉम्प्लेक्स सर्किटरी मानी जाती है। तो यहाँ देखेंगे हम कैसे फेज़ का सिंक्रोनाइजेशन करते हैं या नहीं कर पाते हैं या कितना क्लोज कर पाते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल MT F1 शुड बी मेड इक्वल टू F2, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन के लिए। और जब आपका PLL इस सिचुएशन को अचीव कर लेता है, देन PLL इज सेट टू बी इन लॉक्ड मोड, ठीक है, PLL इज सेट टू बी इन लॉक्ड मोड। एंड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेज सिग्नल φ1t शुड बी इक्वल टू φ2t, ये फेज सिंक्रोनाइजेशन की बात हो रही है। और जब आपका PLL फेज सिंक्रोनाइजेशन कर लेता है, देन PLL इज सेट टू बी इन कैप्चर मोड। तो ये ध्यान रखेंगे कि कब लॉक्ड मोड होता है और कब कैप्चर मोड होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, VCO फॉर्म्स नेगेटिव फीडबैक फॉर PLL डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो VCO हम फीडबैक दे रहे हैं PLL डीमॉड्यूलेटर के लिए वो निगेटिव देते हैं। बिकॉज ऑफ दिस निगेटिव फीडबैक विद इन नो टाइम F1 इज इक्वल टू F2 हो जाता है। इसका मतलब मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन बहुत इजी टास्क है, और यहाँ पे निगेटिव फीडबैक देने की वजह से हमारा जो फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन होता है विद इन नो टाइम हो जाता है, और मान के चल रहे हैं कि जो F1 इज इक्वल टू F2 है वो कैरियर फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, ठीक है। F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू FC। अब हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन हो गया, और हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो रहा है
हम यहाँ पे शो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इजी टास्क होता है, इसका डेरिवेशन करना बहुत मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी टास्क होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि फ्रिक्वेंसी का सिंक्रोनाइजेशन हो चुका है और वो भी निगेटिव फीडबैक की वजह से विद इन नो टाइम हो गया, और वो सिंक्रोनाइजेशन होने की वजह से होने के बाद जो फ्रिक्वेंसी है वो कैरियर फ्रिक्वेंसी हो गई है। ऑल राइट, ठीक है। अब हम काम करते हैं फेज सिंक्रोनाइजेशन पे। तो कह रहा है कि नाउ आफ्टर फ्रिक्वेंसी इज सिंक्रोनाइज्ड, जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे AC cos 2 पाई FCT। FC हमने कर दिया F1 की जगह पे, और फेज तो अभी वैसे ही है 5/1t, और SVT को हमने AV sin 2 पाई FC कर दिया यहाँ पे, और फेज अभी 5/2t है जो कि सिंक्रोनाइज नहीं है। अब क्या है, दोनों मल्टीप्लायर को जा रहे हैं, दोनों मल्टीप्लायर पे इनपुट है, फीडबैक के बाद SVT और मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब दोनों जब मल्टीप्लायर पे हैं तो व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ मल्टीप्लायर, ऑब्वियसली ये होगा आपका, और वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। तो अब देखेंगे AC cos 2 पाई FCT प्लस 5/1t, AV sin 2 पाई FCT प्लस 5/2t, वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद हम देखेंगे AC AV और sin 2 पाई FCT प्लस 5/2t, cos 2 पाई FCT प्लस 5/1t, और ऑब्वियसली बार बार यही होता है, साइन कॉस का फॉर्म बनता है 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, वॉट एवर इट इज़, तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमेशा यही होता है डिमॉड्यूलेशन में। और फिर हम sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी कर लेंगे, यहाँ पे 2 sin A cos B का हमने मान लिया है, तो sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी, ठीक है, AC/AV/2 sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। ओके, यहाँ पे एक चीज़ आ रही है 5/2t माइनस 5/1t, ये क्या है? 5/2t माइनस 5/1t को हम अज्यूम करें ये फेज एरर है, अभी सिंक्रोनाइजेशन जो नहीं हुआ है, तो कितना सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ है वो है ये फेज एरर 5/2 माइनस 5/1t। क्लियर है? अभी ये मान के चल रहे हैं कि ये एरर अभी आया है, फिर एक लूप लगेगा, 2 लूप, 4 लूप, जो भी लगेंगे उसमें सिंक्रोनाइजेशन करने की कोशिश करेंगे। तो बाई टेकिंग 5/1t वेरी क्लोज टू, हम ये मान के चल रहे हैं कि कई बार लूप लग गया, ठीक है, और अब सिचुएशन ये बनी है कि जो 5/1t है और 5/2t है वो बहुत वेरी क्लोज हो गए हैं। बहुत क्लोज होने का मतलब है कि 5/2t माइनस 5/1t जो 5et है उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल हो गई है, ठीक है। क्लियर है कि बाई टेकिंग 5/1t वेरी क्लोज टू 5/2t, दैट मीन्स 5et विल बी वेरी स्मॉल। क्लियर है? ओके, नाउ द मल्टीप्लायर आउटपुट इज गिवन बाई साइन 5et हमने लिख दिया 5/2t माइनस 5/1t की जगह पे, आप देख सकते हैं 5/2t माइनस 5/1t की जगह पे 5et लिख दिया, तो साइन 5et, ठीक है, 5et। अब हम ये देखेंगे कि पहले क्या क्या पास कर रहा है लो पास फिल्टर से, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी तक तो आपने ये सीख ही लिया होगा कि कैसे पास कराना है कौन से टर्म को। तो पहला टर्म तो पास नहीं करेगा ऑब्वियसली, हाई फ्रिक्वेंसी होने की वजह से। सेकेंड टर्म पास करेगा, ठीक है, सेकेंड टर्म पास करेगा। अच्छा ठीक है, सेकेंड टर्म पास कर रहा है, और आपको किसी लेक्चर में हमने बताया है कि वेरी स्मॉल, कहाँ पे, वाइड बैंड FM, सॉरी नैरो बैंड FM, जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो उस समय कंडीशन बताई थी कि जब 5et इज़ वेरी स्मॉल या साइन थीटा में थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू और अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल टू थीटा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि सिंस 5et इज़ वेरी स्मॉल देन साइन 5et अप्रॉक्सीमेटली 5et। क्लियर है? अब जब ये यही सिर्फ पास कर रहा है तो एक बार देख साइन 5et मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट को अभी हम इग्नोर करते हैं, साइन 5et हमारा 5et है, यही पास करेगा अगर लो पास फिल्टर से। तो थोड़ा सा इस पर ऑपरेशन करके देख लेते हैं, ठीक है, 5et पे थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं कि क्या हो रहा है लो पास फिल्टर से पास करने के बाद, ठीक है। तो सपोज कि ये पास कर रहा है लो पास फिल्टर से, और लो पास फिल्टर का जो इम्पल्स रिस्पांस है टाइम डोमेन में वो HT है, H(t) है, VT है। तो आपको इतना पता है, सिग्नल सिस्टम में पढ़ा होगा कि आउटपुट V(t) जो लो पास फिल्टर का आउटपुट है वो कैसे दिया जाएगा टाइम डोमेन में, 5et कन्वोल्यूशन विथ H(t), इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ लो पास फिल्टर H(t), और जब इसका हम फुरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो V(f) टाइम डोमेन कन्वोल्यूशन इज नथिंग बट द फ्रिक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लिकेशन। बार बार आपको ये याद होना चाहिए, टाइम डोमेन कन्वोल्यूशन इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लिकेशन, एंड टाइम डोमेन मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी डोमेन कन्वोल्यूशन। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स तो आपको याद होने ही चाहिए।
तो ये चीज़ आपकी आ गई वी ऑफ एफ इज इक्वल टू फाइव ई एफ मल्टीप्लाइड बाई एच ऑफ एफ। ठीक है, अब आगे आते हैं। अगेन फाइव ई टी जो आपका है वो फाइव वन टी माइनस फाइव टू टी है। यहाँ पे कुछ मैंने मीन्स अपनी सुविधा के लिए हमने अभी वहाँ पे हमने देखा फाइव टू टी माइनस फाइव वन टी था। हम अपनी क्योंकि वहाँ पे हम अगर टू कॉस ए साइन बी लेते तो माइनस साइन वहाँ पे आ जाता और फाइव वन टी माइनस फाइव टू टू आ जाता। ठीक है, तो हम थोड़े से अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे फाइव वन टी माइनस फाइव टू टी ले रहे हैं डिफरेंस के लिए। ठीक है, तो फाइव टू टी की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं। फाइव टू टी की वैल्यू फेज जो हमने माना था स्टार्टिंग में टू पाई के वी इंटीग्रेशन ऑफ वी ऑफ टी डी टी। ठीक है, याद है। आगे देखेंगे v ऑफ t की वैल्यू अभी अभी हमने लो पास फिल्टर से जो पास कराई थी टाइम डोमेन में फाइव ई टी कन्वोल्यूशन विद h ऑफ t, वो पुट कर दिया v ऑफ t की जगह पे। नाउ हमने दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दिया है टाइम डोमेन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है, दिख रहा है क्यों किया है, आपको अंदाज़ा लग गया होगा। आई थिंक आपको अंदाज़ा लग गया होगा क्यों डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, क्योंकि अब दोनों तरफ हम लेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, दोनों तरफ हम लेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर बोथ ऑफ साइड्स क्या आएगा, जे टू पाई एफ फाइव ई ऑफ एफ इज इक्वल टू जे टू पाई एफ फाइव वन ऑफ एफ माइनस टू पाई के वी, और टाइम डोमेन कन्वोल्यूशन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लिकेशन। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख दी गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, जे टू पाई से जे टू पाई आपका यहाँ पे दिख रहा है, तो कुछ हम अब यहाँ पे ट्रांसफ़र वगैरह करेंगे, कैंसिल तो नहीं होगा। ठीक है, हाँ ये देखिए क्या कर रहे हैं, फाइव ई एफ को हम एक तरफ ले आ रहे हैं, फाइव ई एफ को एक तरफ ले आ रहे हैं। तो देखेंगे जे टू पाई एफ फाइव ई एफ तो यहाँ पे है ही, माइनस टू पाई के वी को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले आया है और कॉमन ले लिया है फाइव ई एफ। तो अब देखेंगे क्या आया है, टू पाई से टू पाई कैंसिल हो गया, तीनों सारे ही आपके यहाँ पे हैं, तो टू पाई हमने कैंसिल कर दिया। जे एफ प्लस यहाँ से के वी एच ऑफ एफ, फाइव ई एफ कॉमन हो गया और जे एफ फाइव वन ऑफ एफ यहाँ पे आपको एक इक्वेशन देखने को मिल रही है। और यहाँ से हमने फाइव ई एफ की वैल्यू को कैलकुलेट किया है और जे ऑफ एफ यहाँ से हमने कॉमन ले लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो फाइनल वैल्यू आपकी ये आ रही है। क्लियर है, यहाँ तक एक एक इक्वेशन क्लियर है। फाइव ई एफ जो फ्रिक्वेंसी डोमेन में हमने फेज एरर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं वही क्वेश्चन हमने फिर यहाँ पे लिख दिया, कुछ डिफरेंस नहीं है, वही क्वेश्चन है। अब हम कंडीशन लेते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा लो पास फिल्टर है, चाहे कोई भी फिल्टर है, उसका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है, इम्पल्स रिस्पॉन्स में जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा हो। हम चाहते हैं इन्फाइनाइट हो, आइडियल केस माना जाता है इन्फाइनाइट। ठीक है, और अगर इन्फाइनाइट ये होगा तो फाइव ई एफ जो अगर ये इन्फाइनाइट होगा तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो का मतलब क्या है, फाइव ई एफ वैल्यू ज़ीरो हो गई। ठीक है, तो ज़ीरो का मतलब कि एरर ज़ीरो हो गया, और एरर अगर ज़ीरो हो गया तो फाइव वन टी और फाइव टू टी इक्वल हो जाएंगे, मीन्स फेज सिंक्रोनाइजेशन हमारा अकर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम इस तरीके का लो पास फिल्टर डिज़ाइन करें, ठीक है, कि उसकी जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है या फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो बहुत हाई हो, या हम तो चाहते हैं इन्फाइनाइट हो जाए, बट this is not possible practically because practically we don't have any low pass filter which has h of f is equal to infinite, क्योंकि आइडियल लो पास फिल्टर तो हम बना ही नहीं सकते जो हम चाहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि एच ऑफ एफ जितना ज़्यादा हो सके उतना हम ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं। और मान के यहाँ पे ये चलते हैं कि अगर एच ऑफ एफ हमारा बहुत लार्ज है, ठीक है, एच ऑफ एफ हमारा बहुत लार्ज है, तो उस केस में हमारा जो फाइव ई टी है वो बहुत स्मॉल हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि फाइव वन टी ऑलमोस्ट इज इक्वल टू फाइव टू टी। ठीक है, यहाँ तक ये मान के चल रहे हैं कि जो इम्पल्स रिस्पॉन्स या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द एल पी एफ इज़ वेरी लार्ज, बिकॉज ऑफ दैट फेज एरर इज़ वेरी स्मॉल, और जिसकी वजह से हमारा फेज सिंक्रोनाइजेशन हो चुका है। मान के चलते हैं यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि सिंस एच ऑफ एफ इज़ वेरी लार्ज, तो वन प्लस के वी अपॉन जे एफ एच ऑफ एफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू के वी अपॉन जे एफ एच ऑफ एफ। ठीक है, बहुत अगर लार्ज वैल्यू तो उसमें वन ऐड करने से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे जब हम ये वैल्यू फाइव ई एफ अपॉन इज इक्वल टू जे एफ एफ फाइव वन एफ एफ, और ये वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमने अप्रॉक्सीमेटली माना हुआ है,
तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, आप देखेंगे यहाँ पे, सॉरी, फाइव ई एफ हमारा यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, नाउ हम फिर वही इक्वेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे हमने फ्रिक्वेंसी डोमेन में जो हमारा लो पास फिल्टर से आउटपुट हम ले रहे थे, टाइम डोमेन कन्वोल्यूशन और फ्रिक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लिकेशन। तो वी ऑफ एफ इज इक्वल टू, अभी अभी हमने फाइव ई एफ की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट किया था, इस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया हमने, पुट कर दिया। ठीक है, एंड देन यहाँ पे एच ऑफ एफ से एच ऑफ एफ कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, एच ऑफ एफ से एच ऑफ एफ कैंसिल हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कैंसिल हो गया। एंड नाउ व्हाट इज वी ऑफ एफ, जो आपका वी सी ओ का आउटपुट है, जे एफ फाइव वन ऑफ एफ अपॉन के वी। अब इसका अगर हम इन्वर्स फुरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, अगर इसका हम इन्वर्स फुरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वी ऑफ टी इज इक्वल टू 1/2 पाई के वी। कहाँ से आ रहा, क्योंकि जब हमने डी अपॉन डी टी वहाँ किया था तो 2 पाई ऑलरेडी होना चाहिए वहाँ पे, तो 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जे 2 पाई एफ वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जे 2 पाई एफ 2 पाई के वी, तो 1/2 पाई के वी बाहर ले लिया। जे 2 पाई एफ फाइव वन ऑफ एफ इज इक्वल टू नथिंग बट डी अपॉन डी टी फाइव वन ऑफ टी। ठीक है, एंड नाउ वी ऑफ टी इज इक्वल टू 1/2 पाई के वी डी अपॉन डी टी, और फाइव वन टी क्या था हमारा स्टार्टिंग में, 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम टी डी टी। और जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट हट जाएगा, और यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, के एफ अपॉन के वी एम टी आ जाएगा। तो अब देख सकते हो कि जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो मैसेज आ रहा है विथ वैल्यू ऑफ सम कांस्टेंट वैल्यू, और ये हमें चाहिए जो आउटपुट हमारा मैसेज आना चाहिए वी ऑफ टी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि फेज सिंक्रोनाइजेशन कैसे हम ले रहे हैं। हुआ नहीं है, क्योंकि अगर आइडियल लो पास फिल्टर होता तब तो हम मान लेते कि फेज सिंक्रोनाइजेशन हो गया, बट ये मान के चल रहा है कि एच ऑफ एफ जो है वो बहुत लार्ज है, जिसकी वजह से फेज एरर बहुत कम हो गया और इसकी वजह से फेज सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। नाउ व्हाट आर द कंक्लूजन ऑफ PLL? Negative feedback is responsible for locked mode. Locked mode means फ्रिक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन जब आपका हो जाता है तो नेगेटिव फीडबैक की वजह से ही हो रहा है VCO के साथ। लो पास फिल्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चर मोड। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि अगर आइडियल लो पास फिल्टर हमारे पास होता तो फेज एरर जीरो हो जाता, जिससे हमारा फेज सिंक्रोनाइजेशन हो जाता। तो हम मान के चल रहे हैं कि लो पास फिल्टर हमारा जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स बहुत हाई है तो कैप्चर मोड हो गया, तो दैट्स वाई लो पास फिल्टर इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चर मोड। अब बात करने की है ये कि PLL गोज फर्स्ट इन लॉक्ड मोड एंड देन कैप्चर मोड। ठीक बात है ये, सबसे पहले, क्योंकि मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन इज़ वेरी इजी, तो सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनाइज हो जाएगा PLL का, तो सबसे पहले वो लॉक्ड मोड में जाएगा। आफ्टर दैट बहुत मशक्क़त करने के बाद हम फेज सिंक्रोनाइजेशन करेंगे और वो कैप्चर मोड में जाएगा। ठीक है, इसी के बेस पे फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि द टोटल टाइम इंटरवल in which PLL is in locked mode is called as locked range. Time interval, range का मतलब distance मत समझ लीजिएगा। The total time interval in which PLL is in locked mode is called as a locked range, and the time interval in which PLL is in capture mode is called as capture mode. ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन इस पे आते हैं, देखेंगे। सपोज जो PLL है आपका वो जीरो से स्टार्ट हुआ, तो जब जब कोई मोड नहीं कोई मोड में नहीं है अगर आपका PLL, तो उसे कहते हैं फ्री रनिंग मोड। ठीक है, जब PLL आपका किसी भी मोड को एक्वायर नहीं करता है तो उस मोड को कहते हैं हम फ्री रनिंग मोड। अब PLL वर्क करना शुरू किया तो मैंने बताया था कि सबसे पहले PLL लॉक्ड मोड में आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे लॉक्ड मोड में आ गया सपोज, और उसके बाद कुछ समय बाद कैप्चर मोड में आ गया। तो ये पूछता है कि लॉक्ड रेंज ज़्यादा होती है या कैप्चर रेंज ज़्यादा होती है। क्वेश्चन ये पूछता है विच वन इज़ लार्जर, लॉक्ड रेंज या कैप्चर रेंज। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सोच के बताएंगे, देखते हैं। आप एक बार अपने कॉपी पर लिख लीजिए कि सोच करके कि लॉक्ड रेंज सबसे ज़्यादा होगी या कैप्चर रेंज। आई थिंक आपने सोच के लिख लिया होगा। नाउ देखेंगे, अब जैसे ही
PLL आपका लॉक्ड मोड में जाता है तो वो लॉक्ड मोड में ही है, अब वो लॉक्ड मोड में ही काम कर रहा है। और बस मशक्क़त के बाद जो हमने बात करी थी कि कैप्चर मोड आता है, तो अब यहाँ से कैप्चर रेंज PLL एक्वायर करता है। ठीक है, मीन्स पहले लॉक्ड मोड में ही है तो लॉक्ड मोड में ही रहेगा, फिर यहाँ से कैप्चर मोड में आ रहा है तो कैप्चर मोड में रहेगा। तो आपको देखने से लग रहा है कि लॉक्ड रेंज ज़्यादा या कौन से मोड में सबसे ज़्यादा समय के लिए रह रहा है, लॉक्ड मोड में। तो लॉक्ड मोड में ज़्यादा समय के लिए रह रहा है PLL, तो लॉक्ड रेंज ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कैप्चर रेंज। तो यही क्वेश्चन पूछता है और ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन गेट के टाइम पे। ठीक है, तो ये एक आपका कॉन्सेप्ट था लॉक्ड रेंज एंड कैप्चर रेंज के बारे में। और दूसरा जो आप लास्ट पॉइंट कह रहा है, द PLL ऑपरेशन इज़ बेस्ड ऑन डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस, क्योंकि आपने देखा होगा अ लॉट ऑफ डिफ्रेंशिएशंस आर देयर, और डिफ्रेंशिएशन का जो ब्लॉक भी यहाँ पे यूज होते हैं वो शो नहीं किया गया है, अ लॉट ऑफ। ठीक है, तो PLL ऑपरेशन इज बेस्ड ऑन डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस। तो दिस इज द प्रॉपर वर्किंग ऑफ अ PLL in which you have seen a lot of derivations, how we acquire the locked mode first and how we acquire the capture mode. Basically important क्या है कि कैसे हम कैप्चर मोड को एक्वायर करते हैं मीन्स कैसे हम फेज सिंक्रोनाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, कर तो नहीं पाते, बट हमारा जो सारी चीज़ें एजप्शंस पे ही हैं, तो हम यही मान के चलते हैं कि जो हमारा LPF है वो क्लोज टू द आइडियल लो पास फिल्टर है, जिसकी वजह से कैप्चर मोड हो जाता है एंड देन हमारा डिमॉड्यूलेशन ऑफ FM सक्सेसफुल रहता है। ठीक है, नाउ फेज मॉड्यूलेशन देखते हैं। ठीक है, तो फेज मॉड्यूलेशन आपका से सिमिलर टू द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा। इसमें आपका क्या होगा, फेज मॉड्यूलेट होगा। तो कैरियर बिफोर मॉड्यूलेशन एंड आपका कैरियर बिफोर मॉड्यूलेशन क्या आपका AC cos 2π FCT, और कैरियर आफ्टर फेज मॉड्यूलेशन क्या है आपका, देखेंगे फेज डेविएशन, जो आपका कैरियर आफ्टर फेज मॉड्यूलेशन आपका ये शो हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे आपका ये फेज डेविएशन है। ठीक है, नाउ व्हाट इज फाई टी इज इक्वल टू KPMT। जैसे वहाँ पे फ्रिक्वेंसी डेविएशन KFMT था, यहाँ पे KPMT। एंड व्हाट इज KP, फेज सेंसिटिविटी ऑफ फेज मॉड्यूलेटर, जिसकी यूनिट रेडियन पर वोल्ट होगा, क्योंकि फेज इज वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड। तो 1 वोल्ट चेंज होने पे कितना फेज चेंज हो रहा है, दैट स्पेसिफाई योर KP। नाउ द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज गिवन बाई AC cos 2π FCT प्लस KPMT। ठीक है, क्योंकि जो फेज डेविएशन हो रहा है वहाँ पे KPMT था, वहाँ पे क्या था, KFMT था। ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन में। नाउ मैक्सिमम फेज डेविएशन इज गिवन बाय सिमिलर टू द फ्रीक्वेंसी डेविएशन मैक्सिमम ऑफ KPMT, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ MT क्या होगी आपकी, AM। सो मैक्सिमम फेज डेविएशन इज नथिंग बट KPAM, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन KFAM। सब सिमिलर है, आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप रट लेंगे। आप रिलेट करके भी आप इसको याद रख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन आपका KFMT था, तो फेज डेविएशन KPMT, जनरल एक्सप्रेशन AC cos 2π FCT प्लस KFMT, तो यहाँ पे AC cos 2π FCT प्लस KPMT। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन KFAM, तो यहाँ पे मैक्सिमम फेज डेविएशन KPAM। ठीक है, नाउ द टॉपिक इज सिंगल टोन फेज मॉड्यूलेशन। तो सिमिलरली सिंगल टोन के लिए हम मैसेज ऐसा लेंगे जिसमें सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी होगी FM, जनरल एक्सप्रेशन में पुट करेंगे MT की जगह पे, ये वैल्यू आएगी KPMT। नाउ व्हाट इज KPAM, KPAM इज योर बीटा, एंड बीटा इज नथिंग बट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ PM, और KPAM ही आपका फेज मैक्सिमम फेज डेविएशन भी है। तो फेज मॉड्यूलेशन के केस में मैक्सिमम फेज डेविएशन और मॉड्यूलेशन इंडेक्स आर सेम, बीटा एंड डेल्टा फाई। ठीक है, सो व्हाट इज द सिंगल टोन फेज मॉड्यूलेशन एक्सप्रेशन, AC cos 2π FCT प्लस बीटा cos 2π FCT। ध्यान दीजिएगा, सिंगल टोन FM क्या था, AC cos 2π FCT प्लस बीटा sin 2π FMT, और फेज मॉड्यूलेशन क्या है सिंगल टोन, AC cos 2π FCT प्लस बीटा cos 2π FMT।
तो नीचे लिखा हुआ है जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पीएम एंड एफएम इज सेम एक्सेप्ट 90 डिग्री फेज शिफ्ट एट द मैसेज फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, देयरफॉर बैंडविड्थ एंड पावर एक्सप्रेशन फॉर पीएम विल बी सेम एज एफएम। ठीक है, क्लियर है। सिंगल टोन जो आपके एक्सप्रेशन है पीएम और एफएम का वो सेम होंगे, एक्सेप्ट मैसेज जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसमें 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। तो जब दोनों चीज़ें सेम है तो बैंडविड्थ भी आपके फेज की और फ्रीक्वेंसी की सेम होगी, कितना, बीटा प्लस 1 2 एफ एम। कार्सन्स रूल दिख रहा होगा आपको, तो वहाँ पे बीटा तो कुछ और था, यहाँ पे डेल्टा फाई ही है, तो डेल्टा फाई यहाँ पे रख लेंगे +1 × 2 एफ एम। और पावर वाइड बैंड एफ एम की कितनी थी, AC²/2R, तो यहाँ पे भी आपका पावर AC²/2R। क्लियर है। ये एक टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट कहते हैं इसको, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं गेट में। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, केवल 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, वो दोनों चीज़ें आपको दिख रही हैं कि पीएम से एफएम कैसे जनरेट करते हैं और एफएम से पीएम कैसे जनरेट करते हैं। तो देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले आपके पास दोनों एक्सप्रेशन होने चाहिए, जनरल एक्सप्रेशन दोनों के। ठीक है, अब हम आते हैं एफएम फ्रॉम पीएम। एफएम फ्रॉम पीएम फेज मॉड्यूलेटर है आपके पास और आपको उससे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करना है। तो अब देखो क्लियर सी बात है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर करना है अगर तो ये एक्सप्रेशन आना चाहिए, है ना। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आना चाहिए, और अगर ये एक्सप्रेशन आना है तो इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो मैसेज को अगर हम पहले ही इंटीग्रेट कर लें तो आउटपुट इंटीग्रेटेड मैसेज सिग्नल होगा। और जब हम फेज मॉड्यूलेटर करेंगे तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा AC cos 2π FCT + KP इंटीग्रेटेड MT। ठीक है, इंटीग्रेटेड MT, तो ये आपका एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल दिखेगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। समझ में आ रहा है। अगर हमने मैसेज को पहले ही इंटीग्रेट कर लिया और फेज मॉड्यूलेटर से पास कराएंगे तो MT की जगह पे ये इंटीग्रेटेड MT होगा, विच इज़ नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और इसी का जस्ट अपोजिट आपके पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है, तो मॉड्यूलेटर का मतलब वो इंटीग्रेशन करेगा किसी भी चीज़ का, और हमें इंटीग्रेशन चाहिए नहीं, तो डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं पहले मैसेज का। तो मैसेज को जब आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे पहले ही, और जब उसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल मॉड्यूलेटर से पास कराएंगे तो MT की जगह पे D/dt MT आएगा, जो कि इंटीग्रेशन को कैंसिल कर देगा और 2πkf MT आ जाएगा आपका। तो 2πkf को हम KP मान सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है। और पूछता क्या क्वेश्चन कि सपोज कि FM फ्रॉम PM कर रहे हैं तो मैसेज डिफ्रेंशिएट करेगा या मैसेज पहले इंटीग्रेट करेगा, जस्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एनालॉग कम्युनिकेशन को हम कंप्लीट करेंगे, मानेंगे अभी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिजिटल कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको PLL के वर्किंग ऑपरेशन समझ में आए होंगे। साथ में फेज मॉड्यूलेशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। एंगल मॉड्यूलेशन एक्सप्रेशन अगर आता है तो क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं प्रैक्टिस आगे कराऊंगा। पहले हम थोड़ा सा डिजिटल मॉड्यूलेशन स्टार्ट कर लेंगे, देन हम टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल भी करा लेंगे गेट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।